हेलो दोस्तों, एनआईएफएम में आपका स्वागत है। आज हम एनआईएफएम का ऑनलाइन करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये मॉड्यूल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो करेंसी में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ में एनआईएसएम का करेंसी डेरिवेटिव्स का जो एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें ये मॉड्यूल्स उनको हेल्प करेगा। यानी कि उस एग्जाम्स को क्लियर करने में भी ये मॉड्यूल्स उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा जो इसका सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं। तो इस मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि आपका जो पर्पज है एग्जाम्स क्लियर करने का वो भी हो जाए पूरा, और साथ में आप करेंसी मार्केट की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक नॉलेज ले सकें, जिससे आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज आपको इस मॉड्यूल के थ्रू मिलेगी। जिससे आपको करेंसी में अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, तो वो सब टॉपिक्स हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम करेंसी डेरिवेटिव्स मॉड्यूल कि किस तरह से आप करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये करेंसी डेरिवेटिव्स का जो मॉड्यूल है इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस मॉड्यूल्स में, तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। एक तो रहेगा करेंसी डेरिवेटिव मार्केट्स, इसकी एक हिस्ट्री रहेगी कि करेंसी मार्केट की स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो एक तो हम उस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे इस मार्केट की, करेंसी मार्केट्स की। साथ में इसकी जो डेफिनेशंस है और करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट की स्टार्टिंग कब हुई, कैसे हुई, तो ये सब टॉपिक, और स्पॉट मार्केट, करेंसी स्पॉट मार्केट को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ करेंसी में पेयर्स में ट्रेडिंग्स होती हैं। एक कंट्री की करेंसी का पेयर्स किसी और कंट्री की करेंसी के साथ बनाया जाता है। तो ये जो पेयर्स क्या होते हैं और करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, तो ये हम पेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम क्रॉस रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें टू करेंसी का अगर एक्सचेंज रेट पता है और हमें थर्ड कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट पता करना है अपनी कंट्री की करेंसी से, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि हम क्रॉस रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, करेंसी, अगर किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है या अप्रिशिएट होती है तो किसी और कंट्री की करेंसी वहाँ से वीक होती है या डेप्रिशिएट होती है। तो करेंसी का अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं, और क्या क्या ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिससे कि कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है, तो वो टॉपिक्स भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ करेंसी फ्यूचर मार्केट की जो स्टार्टिंग हुई थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, इसको स्टार्ट करने का पर्पज क्या था, वो टॉपिक्स भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो मेजर जो प्लेयर्स हैं जो इस करेंसी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन हैं और वो किस तरीके से करेंसी मार्केट को यूज करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेजर्स की, स्पेकुलेटर की और आर्बिट्रेजर्स की, कि वो किस तरीके से इस करेंसी मार्केट में वर्क करते हैं, उनका रोल क्या है। इसके साथ साथ हम ट्रेडिंग की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। करेंसी फ्यूचर्स में, करेंसी ऑप्शंस में ट्रेडिंग्स किस तरीके से होती है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हैजिंग करनी है करेंसी फ्यूचर मार्केट के थ्रू, तो वो हैजिंग कैसे हो सकती है, तो वो टॉपिक भी इस मॉड्यूल्स में हम कवर करेंगे और बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेडिंग की कंप्लीटिव टर्म्स यूज होते हैं करेंसी मार्केट के अंदर, तो इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल सेशन करेंगे, कुछ हमें इसमें प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगे जो कि लाइव मार्केट्स करेंगे करेंसी मार्केट के, जिससे कि आप करेंसी मार्केट में एक लाइव ट्रेडिंग के साथ साथ आप यहाँ पे जो हम लाइव ट्रेडिंग सेशन जो करेंगे, इससे आप किस तरह से करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो वो टॉपिक्स भी हम इसमें कवर करेंगे कि जिससे आप इजीली करेंसी मार्केट में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ क्लियरिंग और सेटलमेंट का मैकेनिज्म क्या है करेंसी मार्केट का, वो भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स भी इसमें कवर होंगे। क्लियरिंग का प्रोसेस क्या है, सेटलमेंट क्या होती है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, करेंसी मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब ये रिस्क हम एक ट्रेडर का भी रिस्क देखेंगे कि ट्रेडर्स अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है, ब्रोकर्स के रिस्क क्या होते हैं, एक्सचेंज के क्या रिस्क होते हैं, तो वो रिस्क का टॉपिक भी इस मॉड्यूल्स में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ ऑप्शंस की हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इसमें डिस्कस करेंगे कि आप करेंसी मार्केट में ऑप्शंस की क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई करेंसी मार्केट में एक्सपोजर है तो उसको आप कैसे हैज कर सकते हैं, उस रिस्क को करेंसी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है उससे आप अपना जो एक्सपोजर है, अगर रियल में आप करेंसी
में डील्स करते हैं या आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर्स हैं, तो कैसे ऑप्शंस मार्केट के थ्रू आप करेंसी के एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से जो रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज के थ्रू ये सब पॉइंट कवर करेंगे। साथ में हम इसका लीगल फ्रेमवर्क भी देखेंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस क्या है इस मार्केट की, इसमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, इस मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं उनकी क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं इस मार्केट के लिए, वो भी हम काफी डिटेल्स में इस मॉड्यूल्स में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो इस मॉड्यूल के कंटेंट हो गए कि हम क्या क्या कंटेंट इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे, और इनको हम चैप्टर वाइज भी कवर करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो उनमें भी हमने कंटेंट को चैप्टर में भी डिवाइड किया हुआ है, यानी कि हम चैप्टर्स वाइज उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो जिससे कि आपको इसकी स्टडी करने में आपके लिए इजी रहे, और आगे जो भी जैसे कहा कि अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, एग्जाम्स का कोई करेंसी में अगर आपको सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं, तो साथ साथ आपकी वो प्रिपरेशंस भी इस मॉड्यूल की होती रहेगी। तो दोनों ही आपके जो पर्पज हैं इस मॉड्यूल से इस कोर्स के थ्रू आपके सॉल्व होने वाले हैं। एक तो आपका ट्रेडिंग का पर्पज है कि आप ट्रेडिंग की आपकी पूरी नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप करेंसी में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कैरियर के लिए, अगर आपको अपना कोई जॉब स्टार्ट करना है इस करेंसी मार्केट्स में और उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इस मॉड्यूल की प्रिपरेशंस के थ्रू आप अपना एग्जाम्स क्लियर करके सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं, तो उसमें भी ये मॉड्यूल्स आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट का हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ में इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, करेंसी मार्केट की क्या हिस्ट्री रही है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और आज की अगर हम करेंसी मार्केट को देखते हैं और पहले की जो करेंसी मार्केट थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम इस मार्केट की हिस्ट्री से। सो दोस्तों जैसे आप टाइटल यहाँ पे देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि हम करेंसी मार्केट को फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स भी कहते हैं। तो पहले तो हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि करेंसी की स्टार्टिंग कैसे हुई और इसमें जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं कि करंट जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है या करेंसी के जो प्राइसेस हैं, जब हम किसी और कंट्री की करेंसी से उसकी वैल्यूएशंस करते हैं या उसका एक्सचेंज रेट देखते हैं, तो किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो कह सकते हैं कि जो करेंसी की आज की मार्केट है, और अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो ये हम देख सकते हैं कि पूरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पहले भी डील्स होती थी, पहले भी प्रोडक्ट होते थे, गुड्स होते थे, मार्केट्स होती थी, और वहां पर जब किसी को किसी गुड्स की नीड होती थी और किसी और पर्सन से जब उसको एक्सचेंज करता था, तो वहां पे गुड्स को गुड्स से ही एक्सचेंज किया जाता था, या किसी को से हमें सर्विसेज लेनी है या किसी को सर्विसेज देनी है, तो जो पर्सन सर्विसेज लेता था वो भी उसके अगेंस्ट क्या करता था, गुड्स में उसको उसके अगेंस्ट से वो सर्विसेज लेता था, या वो किसी को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके अगेंस्ट भी उसको जो पेमेंट मिलती थी या उसको जो रिसीव होता था वो गुड्स ही होती थी। या हम कह सकते हैं कि जो उस समय की जो कमोडिटीज थी, कमोडिटीज को कमोडिटीज के साथ ही एक्सचेंज किया जाता था। तो ये उस समय का सिनेरियो था कि उस समय बहुत से इस तरह के मैकेनिज्म चलते थे, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स में ट्रेड्स होते हैं या सर्विसेज ली जाती थी, तो वहां पे गुड्स को गुड्स के साथ में या गुड्स को सर्विसेज के साथ में या सर्विसेज को गुड्स के साथ में एक्सचेंज किया जाता था। तो ये इस तरह के सिस्टम को उस टाइम में कहा जाता था बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम्स के बारे में। इसका एक यूज ये भी था, अगर सपोज करो उस समय जो फार्मर्स थे या कोई भी पर्सन था, सपोज के पास वीट है, किसी और पर्सन के पास या फार्मर के पास राइस है, जिसके पास वीट है उसको राइस की नीड है, जिसके पास राइस है उसको वीट की नीड है। तो अब वो किस तरीके से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, तो वहां पर वो टू फार्मर्स या टू पर्संस वीट और राइस को एक दूसरे से क्या कर सकते, एक्सचेंज करते थे। यानी कि उस पर्सन ने जिसके पास राइस है उसको राइस दिया, तो उसके सेकंड पर्सन उसके अगेंस्ट क्या दे दिया, उसको वीट दे दिया, तो दोनों की जो नीड थी वो पूरी हो गई। तो यही देख सकते हैं कि बाकी अगर कॉटन को वीट से एक्सचेंज किया जा रहा है या कॉटन को राइस से एक्सचेंज किया जाता है, तो इस तरह की जो कमोडिटीज होती थी उनको एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया जाता था। तो ये पूरा एक सिस्टम उस समय चलता था। या कोई लेबर है, अगर कोई वर्क कर रहा है, कोई अगर एग्रीकल्चर कोई लेबर है और उसने कोई वर्क किया है, तो उसके लिए भी उसके अगेंस्ट उसको क्या है, कोई कमोडिटी वीट या राइस में उसको पेमेंट किया जाता था। तो ये एक सिस्टम उस समय चलता था, यानी कि ये एक हिस्ट्री है।
और सिर्फ इंडिया में ही पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता था और इसी सिस्टम को यहाँ पर बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम उस समय था, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, और सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज थी वो डिवीजन को लेके थी। अगर किसी ने किसी को वीट दिया है या वीट डिलीवर किया है तो उसके अगेंस्ट उसको राइस कितना दिया जाएगा, यानी कि उसको किस रेशियो में इसको एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम उस समय थी। और भी है, अगर कॉटन को वीट से एक्सचेंज करना है या कॉटन को राइस से एक्सचेंज करना है तो एक कॉटन के अगेंस्ट राइस को एक्सचेंज होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम्स उस समय थी जब इस तरह के ट्रेड्स होते थे या बार्टर सिस्टम चलता था। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी थी। अगर सपोज करो एक पर्सन जिसके पास वीट है वो एक लोकेशन पर है और सेकंड पर्सन जिसके पास राइस है वो डिफरेंट लोकेशन पर है, या जिसके पास कॉटन है वो किसी थर्ड लोकेशन पर है। अगर उनको एक कमोडिटी को या एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करना है तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी नहीं था, क्योंकि वहां पर वीट वाले को या तो राइस वाले के लोकेशन पर जाना होगा वीट को राइस से एक्सचेंज करने के लिए, या फिर राइस वालों को वीट वाले की लोकेशंस पे आना पड़ेगा उस राइस को एक्सचेंज करने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। सेम अगर कॉटन को एक्सचेंज करना है राइस के साथ में या वीट के साथ में तो जिसके पास कॉटन है वो कॉटन के साथ जाएगा, जो वीट है जिसके पास में या जिसके पास राइस है उसको एक्सचेंज करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम्स उस समय थी जब इस तरह की जो डील्स होती थी या इस तरह के जो ट्रेड्स होते थे या किस तरह की सर्विसेज ली जाती थी या दी जाती थी, क्या पेमेंट्स किस तरीके से होगा और एक्सचेंज किस तरीके से होगा और उसके अगेंस्ट उसकी डिवीजन कैसे होगा, यानी कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, रेशियो क्या रहेगा। तो ये एक उस समय की प्रॉब्लम थी जब इस तरह की डील्स उस टाइम पे होती थी या बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। तो उस समय ये डिसाइड हुआ या इस तरह की नीड फील हुई, देयरफॉर द नीड टू हैव ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज रिजल्टेड द इनोवेशन ऑफ मनी। तो यानी कि जो मनी का जो इनोवेशन है, जो स्टार्टिंग हुई वो यहीं से हुई। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी तो ये डिसाइड किया गया कि कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसको हर पर्सन एक्सेप्ट करे और उस मीडियम या उस मनी के थ्रू या उस मीडियम के थ्रू या उस गुड्स के थ्रू सभी एक्सचेंज हो सके, सभी गुड्स को एक्सचेंज किया सके और हर पर्सन उस मीडियम को एक्सेप्ट करे। तो ये एक रिजल्ट था जहां से मनी की स्टार्टिंग हुई, या कह सकते हैं कि करेंसी की स्टार्टिंग हुई, जैसे कि नीड फील हुई या ऐसा लगा कि ऐसी कोई मीडियम होना चाहिए। तो वहीं से हम कह सकते हैं कि मनी की या करेंसी की स्टार्टिंग हुई। तो ये इसके पीछे की एक हिस्ट्री है। जब हम आज के मनी मार्केट्स को देखते हैं, आज की हम करेंसी मार्केट्स को देखते हैं, आज डिफरेंट टाइप की हम करेंसी देखते हैं कि हम आज पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी या इस तरह की डिजिटल करेंसी, इसकी जो आज की टाइम के जो चेंजेस हैं और पहले से इसकी हिस्टोरिकली अगर इसको कंपैरिजन करें तो इसमें हम बहुत से चेंजेस देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह इसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं। जहां पर गुड्स के को किस तरीके से हम ट्रेड्स हो रहे हैं, डील्स हो रही है, इंटरनेशनल डील्स हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है, एक कंट्री की डील किसी दूसरे कंट्री के साथ हो रही है। तो ये डील्स कैसे हुई हैं और इसमें और क्या क्या किस तरह से चेंजेस आए, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो इसका आगे का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो पीपल थे कि उस टाइम के जो पर्सन्स थे उन्होंने बहुत से मीडियम्स यहाँ पे यूज किए यानी कि गुड्स के लिए, लेकिन फिर फाइनली एक ऐसा मीडियम जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया था वो था मेटल। तो यानी कि अगर किसी को फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट है या जिसको वीट या राइस की रिक्वायरमेंट है या नीड है तो कोई एक मेटल ऐसा मीडियम हो गया कि जिसको वो पर्सन भी एक्सेप्ट करा जिसके पास वीट है और उस पर्सन भी एक्सेप्ट करा जिसके पास राइस है। तो अब उस कॉमन मीडियम यानी उस मेटल के थ्रू वीट और राइस का, यानी कि जिसको अगर वीट की नीड है तो उसने उस मेटल को दिया और जिसको राइस की जरूरत है वीट वाले ने मेटल से उस राइस को एक्सचेंज किया। तो यानी कि कह सकते हैं कि उस समय की जो सबसे जो यूज होने वाली अगर कोई मीडियम था तो वो था मेटल। तो यानी कि उस समय मेटल को यूज किया जाने लगा तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसको यूज करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ट्रांसपोर्टेशन इजी था, आप इजीली आप इसको कैरी कर सकते थे, लेके जा सकते थे, इसको इजीली डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि इसके इस मेटल्स के फिर कॉइन्स बनाए गए। और सर्टेनिटी ऑफ द क्वालिटी यानी कि अब उस मेटल की एक क्वालिटी भी थी जिसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस था। यहाँ पे हर पर्सन यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में भी यानी कि अपने कंट्री में भी और सेकंड कंट्री में भी उस मेटल्स के कॉइन्स को एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो ये जो पीपल जो पर्संस थे उस समय के जो कॉइन्स यूज करने लगे, मेटल्स के जो कॉइन्स थे वो एक
मीडियम हो गया गुड्स की एक्सचेंज का। तो यहां से स्टार्ट हुई किसकी, कॉइन्स की। अब ये देखते हैं कि उस समय किस मेटल को यूज किया गया इस तरह के गुड्स को यानी कि एक्सचेंज करने के लिए या कोई डील्स करने के लिए। तो वो उस समय सबसे जिसको इजीली एक्सेप्ट किया गया तो वो मेटल थी गोल्ड। और उस समय गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को यहां पर रेडी किया गया और ये सबसे एक ऐसी मेटल्स थी, दस के कॉइन्स थे जिसको इजीली एक्सेप्ट किया गया और इसके स्टैंडर्ड सेट किया गया कि हाँ इसकी क्वालिटी के बेसिस पर, जहां पे गोल्ड की क्वालिटी थी, सिल्वर की क्वालिटी थी, और उसके बेसिस ये जो कॉइन्स बनाए गए और उससे फिर गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज होने लगा। तो ये एक स्टार्टिंग थी किसकी, और उसको क्या नाम दिया गया, एक मनी का बोला गया। उस समय के जो कॉइन्स थे, चाहे वो गोल्ड के कॉइन्स हो या सिल्वर के कॉइन्स हो या किसी और मेटल्स के कॉइन्स हो, उनको नाम दिया गया उसका मनी का। तो ये एक स्टार्टिंग थी कि किस तरह से बार्टर सिस्टम से हम कहां पर आ गए कि कॉइन्स पर आ गए, और कॉइन्स से फिर इस तरह की डील्स होने लगी जहां पर ट्रेड होने लगे, गुड्स की डील्स होने लगी, सर्विसेज की डील्स होने लगी। सर्विसेज जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसके अगेंस्ट उन कॉइन्स को एक्सेप्ट करने लगा, या जो सर्विसेज ले रहा है वो इस कॉइन्स में उनकी पेमेंट्स करने लगा। तो एक ये ऐसा मीडियम बन गया जिसको इजीली एक्सेप्ट किया गया।